हाय एवरीवन। तो मैं दीपक कुमार सिंह आपका फिर स्वागत करता हूँ यूपीएससी वाला पे। तो बच्चों, इकोनॉमी का जो हमारा टॉपिक चल रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त सेशन चल रहा है। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। बच्चों, आज हम इकोनॉमी का पोस्ट लेक्चर कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि है नेशनल इनकम। आज हम जानेंगे जीडीपी जीएनपी के बारे में। आप सभी को मालूम है कि बहुत से लोग हैं, बहुत से टीचर्स हैं जो जीडीपी जीएनपी से ही स्टार्ट करते हैं। पहले कभी मैं भी किया करता था, लेकिन अब जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ना कि भाई हमारा प्रोडक्शन क्या है, हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, तो अब ये आपके लिए ना बिल्कुल आसान हो गया। कहते हैं ना कि जब एक बहुत बड़ा पत्थर है, इस बड़े से पत्थर को उठाना है, तो उसको उठाने में बहुत ताकत लगती है। लेकिन अगर हम उस पत्थर में चारों तरफ से कुछ बांध के आपको पकड़ने लायक हैंडल दे दें, तो वह आसानी से उठ पाएगा। तो सबसे बड़ी चीज है टेक्निक। हम यहां पर फोकस करते हैं टेक्निक पे। हम जो कोर्स डिजाइन करते हैं वो टेक्निक पे होता है कि अगर बच्चे को जीडीपी जीएनपी समझाना है, तो फर्स्ट स्टूडेंट्स शुड अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोडक्शन, बिकॉज विदाउट प्रोडक्शन वी कांट इमेजिन द इकोनॉमी। आपको अगर अर्थव्यवस्था को एनालाइज करना है, जानना है, तो प्रोडक्शन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, मालूम है आईएएस के बच्चों का समय बहुत कीमती होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले, जल्दी से देख लेते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, पहले ये समझेंगे। नॉमिनल एंड रियल जीडीपी क्या होती है, आखिर नॉमिनल और रियल जीडीपी के बारे में जानेंगे। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस देखेंगे। फिर देखेंगे कि व्हाट इज स्लो डाउन, कॉन्ट्रैक्शन, रिसेशन एंड डिप्रेशन, ये आखिर होता क्या है। ठीक है, अगर ये आज हो गया फोर्थ वाला टॉपिक तो ठीक है, इसको अगले सेशन में ले लेंगे, लेकिन छोड़ना बच्चों कुछ भी नहीं है। ठीक है, आइए सबसे पहले टॉपिक है हमारे यहाँ पे। तो पहले टॉपिक के पहले पिछला जो अब तक का लेसन था उसका जो क्वेश्चन है पहले देख लो। ठीक है, अब आप में से कई बच्चों ने इसका आंसर जो भी दिया हो, ठीक है, क्योंकि मैं रिकॉर्ड पहले कर रहा हूँ, वीडियो आपको अभी मिली होगी। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चन दिया था कि कैपिटल फॉर्मेशन इन द कंट्री विल नेसेसरली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चों, कैपिटल फॉर्मेशन मींस कैपिटल गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स, या फिर वी कैन से प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स। ओके, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आपकी इकोनॉमी में भाई साहब बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा निवेश आ रहा है। ठीक है, आपके पास में कैपिटल फॉर्मेशन है, आपके पास में फैक्ट्री है, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये शो करता है। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन को बताता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि नेसेसरली लीड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। पहला कह रहा है इंक्रीज इन आइकॉर, इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बढ़ेगा। डिक्रीज इन आइकॉर, वो कम होगा। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि सर अगर 12 है आइकॉर और 10 है तो 10 वाला ज्यादा अच्छा था, क्योंकि 10 रुपए लगा के हम प्रोडक्शन करते। भाई यहां पे इसका तो पूछा ही नहीं है। डोंट बी कंफ्यूज, यूपीएससी ऐसे ही कंफ्यूज करेगा। ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं हो सकते हैं। आपका जो ऑप्शन होगा वो केवल होगा थर्ड, ये दोनों ऑप्शन आपके नहीं होंगे। इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब अगर किसी देश में कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, इट मींस वहां पे प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स होगा, जो आगे चल के फ्यूचर में इकोनॉमी में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। ओके, हाँ क्लियर, फ्यूचर में इकोनॉमी में प्रोडक्शन करेगा। और बच्चों अगर फ्यूचर इकोनॉमी में प्रोडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब उस देश का इकोनॉमिक ग्रोथ होगा। और आइकॉर की बात कर ले तो ये एफिशिएंसी बताता है कि 10 रुपए लगा के प्रोडक्शन होगा, 20 रुपए लगा के होगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मैं लेक्चर ले रहा हूं, अभी आपको पहला लेक्चर 1 घंटे का मिला था, उसके बाद का एक लेक्चर मैंने 30 मिनट का दिया, फिर मैं कभी लेक्चर दूंगा आपको वो 40 मिनट का होगा। तो क्या मैं अगर किसी दिन 1 घंटे लेक्चर ले लेता हूं और किसी दिन 40 मिनट लेता हूं, तो इसका क्या ये मतलब निकलता है कि जिस दिन मैंने 1 घंटे लेक्चर लिए मैंने बहुत ज्यादा टॉपिक कवर कर लिया होगा? नहीं, क्या पता मैंने कुछ ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा समय दिया हो। इसलिए कभी भी अगर आइकॉर ज्यादा हो या कम हो, ये कभी भी हमारे यहाँ पे कैपिटल फॉर्मेशन मतलब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर दर्शाता नहीं है, उसकी एफिशिएंसी बताता है। ठीक है, आप घर पे पढ़ने बैठे हो, 3 घंटे पढ़ते हो, दैट्स गुड। लेकिन अगर आप 8 घंटे पढ़ रहे हो, किसी दिन आपने प्लान बनाया आज हम 8 घंटे पढ़ेंगे, तो जरूरी नहीं है ना कि पहले आपने 3 घंटे में 10 पेज किए तो 8 घंटे में आप 50 पेज करोगे। क्या पता वही 10 पेज बहुत हट टफ थे, आप उसी में टाइम लग गया। ठीक है, तो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को नहीं शो करता है, बल्कि ये मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करता है इन्वेस्टमेंट बढ़ने से। दैट्स वाई ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे, केवल ऑप्शन थर्ड होगा।
ओके यस। द नेक्स्ट वन देखेंगे बच्चों कि अब इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या है, 3 ओनली मतलब सी। तो जिन भी बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा प्लीज सही करें, कॉपी में नोट करें और कमेंट करें चैट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट अभी भी आता है तो, ठीक है। आपको मालूम मैं रिप्लाई करता हूं, मैं रिप्लाई करूंगा। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि जीडीपी क्या है। तो देखेंगे बच्चों, जीडीपी इज द टोटल फाइनल वैल्यू of goods and services produced within the domestic territory of a country in a specified time period, generally a financial year। ठीक है, तो जीडीपी क्या है, किसी देश की, ठीक है, सीमा के अंतर्गत उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीडीपी है। क्लियर है? मतलब हम देख लेते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई टेरिटरी है, अभी मैं केवल टेरिटरी की बात कर रहा हूं, इसमें जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगी ऑल, ठीक है, इंक्लूड इन द जीडीपी, सभी जीडीपी में इंक्लूड होंगी। क्यों इंक्लूड होंगी? क्योंकि हमारी टेरिटरी में है। हम आउटसाइड दी टेरिटरी नहीं लेंगे, हम आउटसाइड दी टेरिटरी की बात नहीं करेंगे। वी ओनली टॉक अबाउट आवर टेरिटरी, हम अपनी केवल सीमा क्षेत्र की ही बात करेंगे। ओके जी हाँ। तो अब यहां पे देखेंगे इसकी डेफिनेशन कि टोटल फाइनल वैल्यू, अब आपसे पूछेगा फाइनल वैल्यू क्या होती है। बच्चों फाइनल वैल्यू जो है ना वो होती है कि हमने इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं किया है, बिकॉज जीडीपी में वी आर नॉट इंक्लूडिंग या बी लाइक डजंट इंक्लूड द इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, वाई, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट? फॉर एग्जांपल एक आदमी मार्केट से आलू खरीद के लाता है, पोटैटो, उस आलू को घर में सब्जी बनाया, खा गया, फाइनल हो गया भाई साहब, उसका प्राइस हो जाएगा। अब एक आदमी पोटैटो लेकर आता है, उसे उसने दुबई को एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी सीमा से निकल गया, हमारी टेरिटरी से निकल गया, फाइनल हो गया। एक आलू लेके आता है, उसका चिप्स बनाता है, लेज चिप्स बनाता है। तो क्या लेज चिप्स के पैकेट में आलू का प्राइस नहीं है? है। तो हम यहाँ पे आलू का प्राइस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे चिप्स का प्राइस लेंगे। तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, अगर हमने मार्केट से आलू खरीदा, हमने सब्जी बना के खा ली, हमने उसके वेजिटेबल बनाया स्वादिष्ट तो खा लिया, तो फाइनल हो गया, उसका प्राइस ऐड हो जाएगा। हमने मार्केट से वेजिटेबल लिया और मतलब पोटैटो खरीदा, आलू खरीदा और उसको दुबई एक्सपोर्ट कर दिया, हमारी टेरिटरी से बाहर हो गया, आउट ऑफ द टेरिटरी चला गया, तो फिर हमारे यहाँ पे ये शामिल अगर आप देखेंगे तो नहीं होगा। हमारे बस इतनी वैल्यू आ जाएगी, अब आगे जाके उसका कुछ भी वो बनाए, हमारे यहाँ पे उसका कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो हम केवल पोटैटो का प्राइस लेंगे। मान लो 1 किलो गया है 10 रुपए किलो, तो 10 रुपए जीडीपी में ऐड कर लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे लोगों ने आलू खरीदा, यूपी से आलू खरीद के उसको गुजरात में सूरत में किसी कारखाने में उसमें चिप्स बना दिया, और चिप्स बना दिया तो पता चला कि जो चिप्स का प्राइस है वो भी जोड़ लिया आपने और आलू भी जोड़ लिया, तब तो डबल इकोनॉमी हो जाएगी ना, डबल काउंटिंग। लगेगा अरे वाह भारत की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है, लेकिन वास्तविकता क्या है, हमने एक ही चीज को दो दो बार जोड़ लिया, क्योंकि चिप्स के प्राइस में आलू जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यहां पे भी आलू ले लिया। यार ये तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दैट्स वाई इसीलिए हमारे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारे यहाँ पे हम फाइनल वैल्यू मतलब अंतिम वस्तु लेते हैं गुड्स और सर्विस का। ठीक है, प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। ठीक है, प्रोड्यूस तो आपको मालूम है ना, अभी अच्छे से किया है। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी। अब बच्चों यहां पे आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि डोमेस्टिक टेरिटरी जो हम यहां पे लेंगे वो हमारी ज्योग्राफिकल टेरिटरी और हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी को मिला के आता है। क्लियर है? अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी होता क्या है। अभी तक आपने देखा होगा, ठीक है, कि हमारी टेरिटरी में अगर आप देखेंगे, क्लियर है, ये हमारे भारत का मैप है, ठीक है जी हाँ, ये हमारे भारत का अच्छा सा मैप है। अब ये जो मैप मैंने आपको बनाया, ये मैप हमारा जो है ये क्या कर रहा है बच्चों, ये पूरा मैप बता रहा है कि हमारी ज्योग्राफिकल बाउंड्री क्या है, ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी क्या है। क्लियर? जी हाँ, ज्योग्राफिकल टेरिटरी की बात कर रहा है। लेकिन याद रखिएगा दोस्तों, ये हमारी इकोनॉमी में केवल शामिल नहीं, तो हमारी इकोनॉमी में हम समुद्र में 12 नॉटिकल माइल लेते हैं, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल, ठीक है, इन द वाटर, ये भी हम लेते हैं, ये वाटर टेरिटरी है। ठीक है, इसके अलावा और भी चीजें ली जाती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारे यहाँ पे जो डोमेस्टिक टेरिटरी है ना, इसमें 3 चीजें आ जाएंगी। ठीक है, हमारे ज्योग्राफिकल टेरिटरी, ठीक है, ज्योग्राफिकल टेरिटरी, दूसरा आ जाएगा हमारी पॉलिटिकल टेरिटरी,
ठीक है। हाँ, और एक आ जाएगा हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी। ठीक है, इकोनॉमिक टेरिटरी 12 नॉटिकल माइल जो है ना हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है। क्लियर है। समुद्र में पॉलिटिकल टेरिटरी भी होती है जैसे एम्बेसी। तो आइए डिस्कस करते हैं डिटेल में कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होगा। देखेंगे बच्चों यहाँ पे डोमेस्टिक फ्रंटियर्स इंक्लूडिंग इट्स टेरिटोरियल वाटर्स। ठीक है, देखिए हमारे यहाँ पे शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग और फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म। मतलब अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कोई भी ऐसा फ्लोटिंग है प्लेटफॉर्म, या हमारे यहाँ कोई भी शिप है, एयरक्राफ्ट है, ठीक है, फिशिंग वेसल है जो मछली मत्स्य पालन कर रहा है, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग है, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ऑपरेटेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, जो हमारे देश के लोगों के द्वारा ऑपरेट हो रहा है, इंगेज इन द एक्सट्रैक्शन इन एरियाज एक्सक्लूसिव राइट्स ऑफ ऑपरेशन, जहां पे हमें ऑपरेशन करने का अधिकार है, वहां पर ये सभी चीजें किसमें शामिल हो जाएंगी, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में। फॉर एग्जांपल हमारी कोई शिप जा रही है, ठीक है, और वो फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें भारत का तिरंगा लगा हुआ है। ठीक है बच्चों, भारत का तिरंगा उसमें लगा हुआ है और वो शिप जा रही है, तो उसमें जो भी होगा उत्पादन वो सब हमारी जीडीपी में शामिल होगा। ठीक है, जी हाँ, क्योंकि वो हमारा फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म है, इंडियन फ्लैग है, इंडिया का है। ऐसे आप बहुत अच्छा इसका एग्जांपल समझ पाओगे एयरक्राफ्ट में। बच्चों अगर हमें एयरक्राफ्ट का एग्जांपल लेना, तो हमारा एयरक्राफ्ट मान लीजिए यूरोप में गया है, और यूरोप में जो हमारा एयरक्राफ्ट गया, तो फॉर एग्जांपल जस्ट टू अंडरस्टैंड कि एयरक्राफ्ट हमारा जो उड़ा है, ठीक है, वो हमारा एयरक्राफ्ट उड़ा है आपके स्पेन से लेकर और जा रहा न्यूयॉर्क, है इंडिया का, तो इंडिया से उड़ के गया स्पेन, अब स्पेन में रुक के अब स्पेन से न्यूयॉर्क जा रहा है, यूएसए जा रहा है, और पता चला वहां स्पेन के कुछ लोग बैठे, तो अगर वो एयरक्राफ्ट इंडिया में रजिस्टर्ड है, भले ही स्पेन में लोगों ने वहां पे टिकट लिया हो, लेकिन उसकी इनकम को हम अपनी जीडीपी में जोड़ेंगे। ठीक है, तो एयरक्राफ्ट, ठीक है, हाँ, जो कि हमारा जो कंट्रोल करता है हमारे इंडिया का रेजिडेंट। उसके बाद देखेंगे बच्चों फिशिंग वेसल्स। बच्चों फिशिंग वेसल्स में यहां पे क्या आ जाएगा, फिशिंग वेसल्स में बच्चों ये आ जाएगा कि वो सारी चीजें यहां पे शामिल हो जाती हैं जो हमारी 12 नॉटिकल माइल की टेरिटरी में, ठीक है, मैप में आपने देखा होगा 12 नॉटिकल माइल की टेरिटरी में अगर मत्स्य पालन कर रही हैं तो वो सब हमारी जीडीपी में आएंगी, क्योंकि वो लैंड नहीं है, वाटरवे है। ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग, अब पता चला कि इंडिया को अधिकार मिल गया है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ऑयल गैस, ठीक है, नेचुरल जो है ये सारी चीजें माइनिंग करने को, अंडर वाटर माइनिंग करने को, वहां से जो भी इनकम हो रही है वो सब हमारी जीडीपी में शामिल हो जाएगी। फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म विद द इंडियन फ्लैग, वो सब हमारी बाउंड्री में शामिल होगा। क्लियर है। चाहे लाल सागर में, रेड सी में हमारा जहाज जा रहा हो, उसने वहां से कुछ मतलब लिया हो और आगे लेके जा रहा हो, सब हमारी इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, शामिल हो जाएगा। तो आई होप आपको इतनी सारी चीजें जो हैं ये समझ में आ गई होंगी कि हमारी इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज हैं और कैसे उनको शामिल किया जाता है। चलिए अब आगे देखेंगे, ये तो बात हुई हमारे यहाँ पे इकोनॉमी की, इकोनॉमिक टेरिटरी कौन सी होंगी, क्या चीजें होंगी। अब हमारे यहाँ कुछ एम्बेसीज हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे कुछ कॉन्सुलेट्स हैं, हमारे यहाँ पे कुछ मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हैं, ठीक है, ऑफ द कंट्री लोकेटेड इन द अदर कंट्री। ठीक है, दूतावास आपने सुना होगा, आपने सुना होगा हमारे एम्बेसीज होती हैं। अब हमारी एम्बेसी अगर इंग्लैंड में है और वहां पे वो जो भी मतलब ट्रांजेक्शन कर रही है, अगर उस ट्रांजेक्शन में प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर है तो वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा, वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए कि हमारी कोई कॉन्सुलेट है, वो किसी और देश में है, वो भी अगर प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर के पार्ट में इन्वॉल्व है तो वो सारी एक्टिविटी हमारी जीडीपी की पार्ट होंगी। ठीक है, ये बिल्कुल ऑब्जेक्ट क्लियर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसीलिए मैं इतना डिटेल क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी। ठीक है, और 28 मई को है एग्जाम। कंसेप्ट में हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए ना, मैं तो आपको टेरिटरी बता के आगे बढ़ जाता, ठीक है, और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता कि भाई एम्बेसी में जो चीज होगी वो क्या होगी, तो हम बोलेंगे होगी, और वो उसको हम लेंगे, किस में लेंगे, हम उसको लेंगे हमारी पॉलिटिकल फ्रंटियर में। अब आगे देखेंगे, नोट इट एक्सक्लूड्स ऑल एम्बेसीज, ये सभी एम्बेसीज को, ठीक है, कॉन्सुलेट्स को, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को जीडीपी से एक्सक्लूड कर देती है जो फॉरेनर के हैं, विदेशी दूसरे देशों के हमारे देश में हैं।
तो एनी काइंड ऑफ एम्बेसीज, कॉन्सुलेट, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट इन आर टेरिटरी, ठीक है, related to foreign country excludes from the GDP, because if we include that in GDP, ठीक है, it will create a problem in the calculation, ठीक है, आपको एक जो रियल डेटा है वो नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? क्योंकि किसी और देश के प्रोडक्शन को आपने अपना बना लिया है, किसी और को अपना बनाना अच्छी बात नहीं है। क्लियर है? जी हाँ, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो इन चीजों को हम यहां से क्या करते हैं, निकाल देते हैं। तो आई होप अभी तक आपको जीडीपी में ये टेरिटरी पता चल गई होगी, आपको फाइनल वैल्यू पता चल गया, गुड्स और सर्विस का प्रोडक्शन क्लियर हो गया। अब आता है कि स्पेसिफाइड टाइम पीरियड हमारे यहाँ ये फिनेंशियल ईयर में होता है, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में होता है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, यस। नेक्स्ट लेट्स सी। अब जीडीपी तो क्लियर हो गया, ठीक है। शॉर्ट में क्या सर, जीडीपी हमको क्लियर है, डोमेस्टिक टेरिटरी में मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट सब कुछ लेके, डोमेस्टिक टेरिटरी में फाइनल गुड्स सर्विसेज का प्रोडक्शन, ठीक है, इन अ फिनेंशियल ईयर, और इनकी मनी वैल्यू हमारी जीडीपी होगी। सर ऑल क्लियर, बट सर प्लीज टेल मी व्हाट इज जीएनपी, इट विल क्रिएट कंफ्यूजन। हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। जीएनपी क्या है? देखो सिंपल सी भाषा समझ लो, जीएनपी जब भी हम निकालते हैं तो हम जीडीपी के आंकड़े को लेते हैं, ठीक है, और जीडीपी में हम कुछ ऐड करते हैं और कुछ लेस करते हैं, मतलब माइनस करेंगे कुछ ऐड करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी आर गोइंग टू ऐड एंड व्हाट वी आर गोइंग टू सब्सट्रैक्ट और एक्सक्लूड। लेस ऐड में देखेंगे इनकम अर्न बाय द डोमेस्टिक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो भी हमारे इनकम अर्न होती है बाय द डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, ठीक है, आपका कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है, डोमेस्टिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, एम्प्लॉयड इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारा भारतीय आदमी है, अमेरिका में रह रहा है, अमेरिका में इनकम कर रहा है। अब अगर वो अमेरिका में इनकम कर रहा है बच्चों, ठीक है, उसकी इनकम अमेरिका में हो रही है, तो यार आप खुद सोचो ना यार, खुद दिमाग लगाओ ना, कि अगर वो अमेरिका में इनकम कर रहा है, हमारे देश का है, तो भाई हमारे देश में कंट्रीब्यूशन तो है, वो हमारी देश का पार्ट तो है, तो उसकी इनकम को हम अपने यहाँ पे जब जीडीपी में ऐड कर लेंगे, क्योंकि जीडीपी ने एक लिमिटेशन दे दी यार, आप अपनी टेरिटरी से बाहर नहीं जा सकते, तो हमने अपनी टेरिटरी में उनको ऐड कर लिया, हमने अपनी टेरिटरी में उनको इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अब जैसे हमने इंक्लूड किया तो अब देखेंगे लेस में इनकम अर्न बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एम्प्लॉयड इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। और जब हमने अपनी जीडीपी ली थी तो अपनी टेरिटरी ली थी। अब हमारी टेरिटरी में क्या कर रहा है, मिस्टर जॉन जो है ना वो इनकम कर रहा है। जॉन रहने वाला अमेरिका का है, तो जब अमेरिका अपना जीएनपी निकालेगी तो इसे वहां ऐड कर लेगी जॉन की इनकम, और हम अपनी जीडीपी में इनकी इनकम जोड़ेंगे, क्योंकि हमारी टेरिटरी में है, और हमारी टेरिटरी में जब हम जीएनपी निकालेंगे तो उनको हटा देंगे। तो जीएनपी में हम केवल नेशनलिज्म की बात करते हैं, केवल भारतीयों की बात करेंगे, मतलब हमारा भारतीय जो हमारे देश के बाहर है उसको ऐड कर लेंगे, और हमारे देश के अंदर जो विदेशी है उनको माइनस कर देंगे। तो इसी को हम कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इसी को अगर शॉर्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे आएगा बच्चों, हम प्लस क्या करेंगे, ठीक है, इनकम अर्न बाई, ठीक है, इनकम अर्न बाई इंडियन इन फॉरेन, क्लियर, प्लस सॉरी माइनस, ठीक है, माइनस, ठीक है, माइनस क्या करेंगे बच्चों, माइनस इनकम अर्न बाई फॉरेनर इन इंडिया, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। टाटा कंपनी इंडिया की है, टाटा कंपनी इंग्लैंड में बहुत हावी है,
तो टाटा कंपनी इंडियन कंपनी इंग्लैंड में है, जब वो इंग्लैंड में प्रोड्यूस कर रही है तो जब हम जीडीपी निकालेंगे तो वी ओनली टॉक अबाउट टेरिटरी, तो वो हमें टाटा जो इंग्लैंड में उसका ऐड नहीं कर पाएंगे। ऐसी बहुत सी कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल फोर्ड है, फोर्ड इंडिया में, खैर अब तो है भी नहीं, ऐसी बहुत सी विदेशी कंपनियां, फॉर एग्जांपल फोर्ड ही ले लेते हैं, अमेरिका की कंपनी इंडिया में है। अब जो इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है वो हमारी जीडीपी का पार्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। अब जब हम जीएनपी निकालेंगे तो हम अपनी टाटा जो इंग्लैंड में प्रोड्यूस कर रही थी उसको जोड़ लेंगे, इनकम अर्न बाय इंडियंस इन फॉरेन, और जो हमारी टेरिटरी में वो लोग अर्न कर रहे थे फॉरेनर्स, तो उसको माइनस कर देंगे, फोर्ड की इनकम को जीडीपी से माइनस कर देंगे, तो हमें जो डेटा मिलेगा वो डेटा मिलेगा जीएनपी। जीएनपी को इसीलिए कहते हैं जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्लियर, गेटिंग द पॉइंट, सारी चीजें क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है नेट नेशनल प्रोडक्ट, क्या होता है सर बता दो। जीएनपी तो समझ में आ गया, ये जी को एन में बदल दो क्योंकि जीएनपी का मतलब है ग्रॉस, ठीक है। और सर ये ग्रॉस को नेट में कैसे बदलेंगे, यही फर्क है, नेशनल इनकम को दोनों जगह है, लेकिन ग्रॉस को नेट में कैसे बदलेंगे इसके बारे में बता दो सर। तो बच्चों जब ग्रॉस को नेट में बदलने जाएंगे तो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं। अब आप सोचो, एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही इजी एग्जांपल देता हूं, सिली एग्जांपल्स देता हूं ताकि समझ में आए। 1 किलो दाल जो है, अरहर की दाल ले लो, तुअर की दाल ले लो, ठीक है, जो भी आप ले लो, पल्सेस लेकर आए 1 kg 100 रुपीज में, 100 रुपए में 1 किलो दाल। आपकी माताजी ने बोला बेटा जाओ दुकान से 100 रुपए में 1 किलो की दाल ले आए। आप उस दाल को आप लेकर आए, माताजी ने देखा कि भाई इसमें 100 ग्राम तो कंकड़ ही निकल गए। अब 1 किलो में आपको मालूम है 1000 ग्राम होता है, मतलब 10 रुपए 100 ग्राम की वैल्यू हुई। तो दाल तो आप 900 ग्राम ही लेकर आए, 10 ग्राम तो कंकड़ लाए, तो एक्चुअल में दाल कितने की है, 90 रुपए की यार, क्योंकि 10 रुपए तो कंकड़ के भाव थे जो 1 किलो बता रहा था, तो आपका 10 रुपए का लॉस हुआ। तो जब आप टोटल ग्रॉस 1 किलो दाल की वैल्यू में से माइनस कर दे तो जो आपको लॉस हुआ है तो आपको नेट मिलता है शुद्ध, नेट मतलब शुद्ध। क्लियर है, जी हां, आपको ये चीज यहां पे अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। क्लियर, आपको यहां पे ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, आपको दिमाग में लगाना पड़ेगा कि सर आपने बहुत सही बात बोली कि अगर हमने 1 kg, ठीक है, पल्स जो है दाल है, कुछ भी आपने खरीदा वो 100 रुपए का पड़ा, ठीक है, हाँ 100 रुपए का। क्लियर, जस्ट अ सेकेंड, वो 100 रुपए का पड़ा, तो यहां पे बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, 100 रुपए का पड़ा है, 100 रुपए पर केजी, 100 रुपए जो है वो 1 किलो दाल की कीमत है, तो 100 ग्राम की कितनी होगी, 100 ग्राम की 10 रुपए होगी, ठीक, जी हाँ। अब 100 ग्राम की 10 रुपए, पता चला इसमें आपको 900 ग्राम ही दाल है, ठीक है। 100 ग्राम तो आप इसमें क्या लेकर आ गए थे, ठीक है, आप इसमें कंकड़ पत्थर भर लाए तो उसमें निकल गया, वो खराब चीजें थी, ठीक है। जब वो निकल गई तो 900 ग्राम दाल की कीमत कितनी है, 90, क्योंकि आपने 100 रुपए की दाल खरीदी, 10 रुपए का कंकड़ निकल गया, 90 रुपए दाल हुई, ये आपका नेट हो गया। तो बच्चों हम इसी नेट की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट दिस नेट। क्लियर है, वी आर टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट। क्लियर है, तो जब भी किसी जीएनपी में डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो एनएनपी आता है। अब आते हैं टेक्निकल हमारी इकोनॉमी में कैसे होता है। अब मान लीजिए आपने कोई स्कूटी खरीदी, कार खरीदी, कुछ भी खरीदा, बाइक खरीदा, क्या उसकी वैल्यू जब खरीदा उसके बाद में 5 साल बाद भी वही होगी, नहीं, हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन हो लगता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक कार है, इस कार की कीमत 10 लाख है और इसकी एज भी है 10 ईयर्स है, तो 10 साल की उम्र 10 लाख रुपए कार की प्राइस, मतलब 1 लाख रुपए पर ईयर की उसकी वैल्यू निकली। अब मान लो कि ये कार मैं 3 साल बाद देखता हूं तो क्या ये 10 ही लाख की वैल्यू होगी, नहीं, 3 लाख माइनस हो जाएंगे और मेरी कार की वैल्यू अब बचेगी 7 लाख। तो ग्रॉस में हम 10 लाख लेते हैं जब जीडीपी निकालते हैं, और जब हम एनएनपी निकालते हैं तो उसी 10 को माइनस कर देते हैं, तो हम यहाँ पे केवल 7 लाख रुपए में, सॉरी उसी जितने साल का डेप्रिसिएशन है माइनस कर देंगे, जो हमें लॉस हुआ है हमारी एसेट्स में उसको हम शामिल कर लेते हैं, फिर हमें आता है एक्चुअल जो प्राइस है, एक्चुअल इकोनॉमी का जो डेटा है वो आता है, उसी को हम कहते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी। ठीक है, अब इस नीचे डेफिनेशन देख लें। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस फिक्स्ड कैपिटल एसेट्स लाइक मशीन बिल्डिंग गेट डेप्रिसिएटेड एंड देयर वैल्यू गोज डाउन। ये डेप्रिसिएट होते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है,
दिस इज नोन एज नॉर्मल वियर एंड टीयर ऑफ द मशीनरी और कंजम्पशन ऑफ द फिक्स्ड कैपिटल और डेप्रिसिएशन। इसे हम कहते हैं कि नॉर्मल वियर एंड टीयर है, ठीक है। मशीनरी जो है वो खराब हो चुकी है, मतलब सॉरी, मशीनरी जो रिपेयर हो रही है, उसकी एसेट्स में कमी आ, क्योंकि यूज करेंगे तो कमी आएगी। मैंने कार चलाई 3 साल, 3 लाख की वैल्यू कम हो गई, 7 लाख वैल्यू बची। क्लियर है? तो इसी 7 लाख को हम नेट कहेंगे और जब पूरी कार की प्राइस लेंगे ग्रॉस होगा। दिस इज द मेन डिफरेंस। और हमारे यहाँ पे एनएनपी जो मार्केट प्राइस पे, इसी को हम नेशनल इनकम कहते हैं, ठीक है। एनएनपी जो है मार्केट प्राइस पे, एनएनपी एट मार्केट प्राइस इज कॉल्ड नेशनल इनकम। क्लियर है? मैं यहाँ पे लिख के दे देता हूँ आपको ताकि आपको समझ में आए। हमारे यहाँ पे जो एनएनपी है, ठीक है, ये मार्केट प्राइस मतलब बाजार मूल्य पर, ठीक है, मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस। क्लियर? और एनएनपी मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम कहते हैं बच्चों नेशनल इनकम, इसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। 2015 के पहले ये फैक्टर कॉस्ट में था, ठीक है, बिफोर 2015। और अब ये क्या आ गया है मार्केट प्राइस पे आफ्टर 2015। आपने देखा होगा यूपीएससी का क्वेश्चन था मेंस का, ठीक है, कि क्या चेंजेस आए जीडीपी कैलकुलेशन में। तो दीज आर द मेजर चेंजेस, ठीक है, दैट कम इन जीडीपी कैलकुलेशन, ठीक है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द नॉमिनल एंड रियल जीडीपी, ठीक है बच्चों। तो आइए बात करते हैं कि नॉमिनल और रियल जीडीपी क्या होती है। तो नॉमिनल मतलब होता है नाम मात्र की जीडीपी, और रियल मतलब होता है वास्तविक जीडीपी, ठीक है। जिसमें कुछ डिफरेंस है, डिफरेंस को कैसे सही करेंगे थोड़ा देखते हैं। बोला जाता है कि जीडीपी एट करंट प्राइस, ठीक है, जो हमारा अभी करंट प्राइस है उस पे अगर हम जीडीपी, पहले आते हैं, पहले एग्जांपल ले लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, समझ में आ जाएगा। पहले एक बार ना आप मैं जो एग्जांपल बता रहा हूँ ना उससे समझो। देखो अब मुझे आप बताओ, एक व्यक्ति है, ठीक है, हाँ, एक पर्सन है ए, ओके, हाँ, ये 2021 में, 2022 में, 2023 में एक बार देख लेते हैं। 2021 में ये 8 आवर वर्क करता था, 8 आवर्स, इसको सैलरी मिलती थी 10,000। 2022 में ये वर्क कर रहा था 12 घंटे, 12 आवर्स, इसको सैलरी मिल रही थी 15,000। और 2023 में अब वह सेम अपने 8 घंटे काम पे आ गया है, 8 घंटे काम करता है, उसको सैलरी मिल रही है 12,000। ठीक है, ये मैंने 3 डेटा दिए आपको, एक जगह 8 घंटे 10,000, 12 घंटे 15,000, और 2023 में 8 घंटे 12,000। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो मैं आपसे बोलूंगा भाई इसकी ग्रोथ कितनी हुई, तो आपको क्या लगेगा, अरे सर इसकी ग्रोथ कहाँ हुई, ये तो लॉस में चला गया, यहाँ तो 15 में था 12 मिल रहे हैं, मतलब ये तो 3,000 लॉस में है। ठीक है, 3,000 माइनस में आएगा मतलब लॉस में है, और 3,000 लॉस का मतलब कि हमने इसको प्रीवियस ईयर पे निकाला है, या वी कैन से करेंट ईयर। ठीक है, करेंट ईयर, क्योंकि हमारा फिनेंशियल ईयर 2 साल चलता है ना, ये मतलब 21, 22, 23, 24, तो करंट ईयर कह सकते हैं। तो हमने करंट ईयर पे प्राइस निकाला तो सर 3,000 लॉस में। लेकिन बच्चों आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे ये 12 घंटे काम कर रहा है यार, ये जो पैसे इसको मिल रहे हैं एक्स्ट्रा ना, वो एक्स्ट्रा आवर्स के मिल रहे हैं, और इसकी एक्चुअल ग्रोथ हुई है। जब हम सिचुएशन को नॉर्मल करके देखें, तो हमने जब सिचुएशन नॉर्मल किया कि 8 घंटे यहां और 8 घंटे यहां, तो इसे हम कहते हैं बेस ईयर। बेस ईयर मतलब जिस समय सिचुएशन नॉर्मल हो, बेस ईयर किसे कहते हैं, when all the economic activity is normal। ठीक है, जब सभी आर्थिक जो हमारे क्रियाएं हैं, आर्थिक लेन देन, इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं, वो जब नॉर्मल होती हैं तो उन्हें हम बेस ईयर कहते हैं। ठीक है, बेस ईयर कहने का मतलब आधार प्रभाव, मतलब आधार वर्ष। ठीक है, सॉरी, आधार वर्ष, हिंदी में कहते हैं आधार वर्ष, मतलब बेस ईयर। ठीक है, अब 8 साल में 10,000 थी, अभी कितनी है 12,000, कितनी ज्यादा बढ़ गई भाई, प्लस हो गई 2,000। ठीक है, यस, 2,000 तो बढ़ गई यार। अब अगर 2,000 रुपए बढ़ गई है, व्हाट इट मीन्स,
इट मीन्स कि भाई साहब ये जो अर्थव्यवस्था है जिसकी 2000 रुपए वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, जो यहाँ कभी 15,000 रुपए जो था पिछले साल पे 3,000 कम दिखा रही थी, एक्चुअल में 2000 बढ़ेगी क्योंकि जब हमने सेम सिचुएशन लिया। अब आप देखो हमारे यहाँ पे मान लो जीडीपी निकाल रहे, जीडीपी में क्या है, गुड्स और सर्विस है, गुड्स एंड सर्विसेज। अब मान लीजिए कि हमने किसी गुड्स और सर्विस एक्स को 2022 में उसकी कीमत थी 80 रुपए, जो कि इन्फ्लेटेड थी, इन्फ्लेशन था, महंगाई से बढ़ी हुई थी, वो ओरिजिनल प्राइस नहीं है, उस समय महंगाई थी, मार्केट में डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम थी, महंगाई थी, तो महंगाई में 80 रुपए। उसकी एक्चुअल कीमत जो है ना, हम जीडीपी में बेस ईयर लेते 2011-12, तो उसकी एक्चुअल कीमत जो 2011-12 में थी वो थी बच्चों करीब 40, मतलब 40 रुपए, और अभी उसका प्राइस हो रखा है 50 रुपए। अब अगर हम पिछले साल पे देखेंगे तो लगेगा 30 रुपए कम हुई है, गलत है, जीडीपी कम नहीं होगी, बल्कि हम अगर इसको देखेंगे पिछले वर्ष पे, आधार वर्ष पे, तो दिखेगा 40 रुपए, मतलब राइज हुआ है, मतलब हमारे यहाँ पे जीडीपी जो है वो बढ़ी है, हमारे यहाँ पे चीजें बढ़ी हैं, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे तो बढ़ा हुआ मूल्य हमें देखने को मिलेगा। इसीलिए बोला जाता है कि हमारे यहाँ पे ये जो है आपका क्या कहते हैं कि पिछले साल पे ये कभी एक्चुअल प्राइस नहीं देता, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी है, और जो एक्चुअल प्राइस बेस ईयर पे निकाला जाता है रियल जीडीपी है। अगर हमारे यहाँ पे कभी भी इकोनॉमी कैलकुलेट होती है, देख लो यहाँ पे, ध्यान दे लो, जीडीपी एट करेंट प्राइस इज कॉल्ड नॉमिनल जीडीपी, does not show the true picture of economic growth because of inflation, because of inflation and deflation, या इकोनॉमी में कुछ ऐसा चल रहा होगा। ओके हाँ, सेकंड देखेंगे आप यहाँ पे, इंक्रीज इन नॉमिनल, ठीक है, इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी माइट बी ड्यू टू राइज इन प्राइस लेवल विदाउट एनी चेंजेस इन फिजिकल आउटपुट। क्लियर है, मतलब यहां पे नॉमिनल जीडीपी जो है, ठीक है, वो माइट बी ड्यू टू राइज इन द प्राइस लेवल, वो इसलिए बड़ी दिख रही होगी क्योंकि प्राइस लेवल बढ़ गया होगा, ठीक है, या फिर अफेक्ट हो गई होगी प्राइस लेवल से। वो अगर आप देखोगे उसने फिजिकल आउटपुट में कोई चेंज नहीं किया होगा, मतलब उत्पादन नहीं हुआ है, केवल प्राइस ज्यादा होने की वजह से ज्यादा दिख रही है, कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ है। और जीडीपी का मतलब क्या है, प्रोडक्शन, नॉट द प्राइस, प्रोडक्शन मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, अभी मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, अभी इसको पहले पढ़ लेते हैं, फिर अगले पेज पे एग्जांपल भी है। सो इन ऑर्डर टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, हम प्राइस चेंज के इफेक्ट को रिमूव करना चाहते हैं, हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, इसलिए जीडीपी जो है एस्टिमेटेड एट अ कांस्टेंट या बेस प्राइस, इसीलिए हम जीडीपी को कांस्टेंट या बेस प्राइस पे लेंगे, जो कि बेस ईयर से निकलेगा। अभी हमारा बेस ईयर क्या है, 2011-12, और जब हम उसे बेस ईयर पे लेंगे तो उसे हम कहते हैं रियल जीडीपी, इट इज कॉल्ड रियल जीडीपी, और वी कैन से नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। याद रख लो, रट लो, पेपर में आएगा, क्योंकि रियल जीडीपी में एक्चुअल प्राइस ग्रोथ है, एक्चुअल जो गुड्स ऑफ प्रोडक्शन है वो शो हो रहा है, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेटेड प्राइस शो हो रहा है। तो जब हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो हमें एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी, नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेटेड वैल्यू है, दैट्स व्हाई रियल जीडीपी आल्सो नोन एज नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। जब हम नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन के इंपैक्ट को हटा देते हैं तो हमें रियल जीडीपी मिलती है, इसीलिए उसको हम कहते हैं नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। पूछेगा, आपको आंसर देना है, तो क्या एक शॉर्ट में ये बोल सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी हैविंग द इंपैक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड रियल जीडीपी डजंट हैव द इंपैक्ट ऑफ या इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। यस, इट इज ट्रू, ठीक है, यही होगी आपकी डेफिनेशन। आगे देखेंगे, इंक्रीज इन रियल जीडीपी इंप्लाइज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। रियल जीडीपी में पता चलता है गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट पिक्चर ऑफ द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, और यही हमारी इकोनॉमी की करेक्ट पिक्चर, रियल जो पिक्चर है वो शो करता है। ठीक है, समझ में आया, बहुत बेसिक है, जबरदस्त समझ में आना चाहिए, मजा आना चाहिए। आगे देखेंगे बच्चों, आगे देखेंगे यहाँ पे, अब एग्जाम्पल लेके, अब हमारी इकोनॉमी है, ईयर देख लो, 2011-12 हमने बेस ईयर लिया, 2019-20 लिया, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इस पे प्राइस में देखेंगे। अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 2011-12 में हमने क्वांटिटी प्रोड्यूस, मतलब कितने यूनिट प्रोड्यूस किया, 100 यूनिट प्रोड्यूस किया था, और प्राइस कितनी थी, 20 रुपए। अब 20 रुपए एक यूनिट की प्राइस है, हमने 100 यूनिट प्रोड्यूस किया था,
2019-20 में हमने 150 यूनिट प्रोड्यूस किया, प्राइस कितनी है 25 रुपए है, ठीक है। तो नॉमिनल एंड रियल जीडीपी 2011-12 100 इंटू 20 2000। 2011-12 में कितना प्रोडक्शन हुआ इंटू कर दो, यही तो आएगा 2000। तो हमने ये देखा कि 2011-12 में कितना होता प्रोडक्शन 2000 का। क्लियर है, अभी समझ में आया होगा 2000 का। अब देखेंगे जीडीपी एट करेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी इन 2090। 2019-20 में क्या होगा भाई, 150 यूनिट 25 रुपए का, ये दिख रहा है आपको 150 25 रुपए, इनको भी मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 3350 रुपए। अब 2011-12 में जीडीपी 2000 और 2019-20 में जीडीपी 3350। अब देखो जीडीपी कांस्टेंट बेस प्राइस और रियल जीडीपी इन 2019-20। अब अगर हम इसके प्राइस को ना ले, हम केवल प्राइस ये वाला ले, ठीक है 20 रुपए वाला बेस प्राइस पे, तो पता चलता है 150 इंटू 20 इक्वल टू 3000, 3000, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अब मुझे आप इन दोनों में डिफरेंस बताओ। ये जो आपको 3750 रुपए दिख रहा है और ये जो आपको 3000 दिख रहा है, बच्चों एक बार आप मुझे डिफरेंस तो बताओ कि 3750 रुपए या फिर 3000 रुपए, इसमें कितना डिफरेंस है सर 750 का। ये 750 प्लस दिखा रहा है, ये 750 माइनस दिखा रहा है। अब मुझे बताओ एक्चुअल प्रोडक्शन कौन दिखा रहा है। ये जो है ना ये 750 ज्यादा क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ 5 रुपए प्राइस राइज हो गया है, ठीक है, इन्फ्लेशन। और जब हम उसके रियल प्राइस पे निकाला तो 3000 रुपए दिखा, मतलब एक्चुअल जीडीपी जो है वो 3000 है। तो नॉमिनल जीडीपी 3750 है, 750 इसलिए ज्यादा है क्योंकि इन्फ्लेशन है, उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ है। अगर हम प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्शन 3000 का ही हुआ है, तो ये रियल जीडीपी है। अब रियल जीडीपी 3000 है, नॉमिनल जीडीपी 3750 है, कितना एलिमिनेट किया 750। तो 750 क्या इन्फ्लेशन था, यस, दैट्स व्हाई रियल जीडीपी नोन एज द एडजस्टेड फॉर द नॉमिनल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड रियल जीडीपी, ठीक है। तो जब इसी में से 750 इन्फ्लेशन हटा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी, रियल जीडीपी। तो इसीलिए देखिए यहां पे लिखा हुआ है रियल जीडीपी ग्रोथ इन द कंपैरिजन टू 2011-12 इज 50%, ठीक है। दिख रहा है आपको, रियल जीडीपी जो है 2011-12 की 3000 माइनस 2000 1000 आएगा, इंटू 2000 इंटू 100 कितना आएगा 50%। मतलब हमारे यहाँ पे जो रियल जीडीपी ग्रोथ है, ठीक है, 2011-12 के कंपैरिजन में 50% ग्रोथ हुई है। क्यों, 2011-12 में कितनी थी 2000, 2019-20 में कितनी हुई 3000। तो 3000 में से जब हम 2000 माइनस करेंगे, क्लियर है, अपॉन 2000, आपने कभी परसेंटेज निकाला होगा, ठीक है, तो परसेंटेज निकालेंगे तो 1000 आएगा इंटू 2000 आएगा, और इसी से हमें पता चलेगा इंटू 100, इसी से हमें पता चलेगा कि हमारी जीडीपी क्या है, ठीक है, 50% राइज हुई है। वो 50% हमारे यहाँ पे क्या होगी, बढ़ेगी, 50% ग्रोथ इन द जीडीपी। क्लियर है, यही रियल ग्रोथ है, यही रियल जीडीपी है। इंक्रीज इन जीडीपी रुपीज 750 हैज हैपेंड ऑन अकाउंट ऑफ हायर प्राइसेज रादर देन इंक्रीज आउटपुट। और 750 इसलिए बढ़ा है क्योंकि मूल्य बढ़ा है, उत्पादन नहीं बढ़ा है। क्लियर, तो ये हो गया आपका कौन सा, रियल जीडीपी का पार्ट। क्लियर, चलो अब आगे देखेंगे, एक और टर्म आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस टर्म में कहते हैं कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। ये क्या है, लेट मी एक्सप्लेन, ठीक है। ये दोनों में क्या डिफरेंस है, जीडीपी में एक मूल्य आता है फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और एक मूल्य आता है मार्केट प्राइस। बच्चों फैक्टर कॉस्ट कभी भी दिमाग में आए ना, दिमाग में ये आना चाहिए, तो फैक्ट्री में जो मूल्य है ना, फैक्ट्री प्राइस, इसकी बात कर रहा है, ठीक है। और मार्केट प्राइस मतलब प्राइस इन शॉप, जो दुकान पे मूल्य है वो आएगा। तो भाई डिफरेंस क्या है सर बताओ, पूछोगे, नहीं पूछोगे तो भी बताऊंगा, ठीक है। हाँ देखो क्या डिफरेंस है, देखो कहने का मतलब बच्चों ये है, सिंपल सी बात है, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की, मान लो समथिंग ए गुड्स प्रोड्यूस किया, रॉ मटेरियल 2 रुपए, ठीक है। रॉ मटेरियल के बाद हमने 2 रुपए उसमें क्या लगाया, मान लो मैं मार्कर बना रहा हूं, मार्कर ही मेरा एग्जांपल होता है, 2 रुपए मैंने लेबर लगाए, 2 रुपए इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और दूसरी चीजों में लग गए, ठीक है। 2 रुपए
हमारे यहाँ पे पता चला कि उसके दूसरे जो रॉ मटेरियल में लग गए, लेबर में लग गए, इलेक्ट्रिसिटी में लग गए और एक्स्ट्रा एक्सपेंस 2 रुपए हुए। टोटल मिला के मार्कर कितने का बना? 8 रुपए का बना। कितने का बना? 8 रुपए का बना। 2 रुपए हमारे यहाँ पे लोगों ने प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी जो बना रही है भाई मैं बना रहा हूं तो मैं प्रॉफिट तो जोड़ूंगा, तो 10 रुपए हुआ। अब 10 रुपए जो मार्कर की प्राइस है ना, ये अभी फैक्ट्री के गेट के अंदर की बात है, इसमें प्रॉफिट जुड़ा होता है। 2 रुपए रॉ मटेरियल, 2 रुपए लेबर, 2 रुपए आपकी इलेक्ट्रिसिटी, 2 रुपए एडवर्टाइजमेंट, 2 रुपए प्रॉफिट हो गया मेरा। 10 रुपए का मार्कर फैक्ट्री के गेट के अंदर, ये फैक्ट्री का दरवाजा है, ये मार्कर है। फैक्ट्री का दरवाजा खुला, मार्कर निकला, सरकार आई, सरकार ने बोला भाई साहब कहां जा रहे हो? तो हमने कहा मार्केट में बिकने। बोले प्लीज गिव मी सम टैक्स। ऐसे कैसे जा सकते हो? टैक्स देके जाओ, जीएसटी लगाएगा। तो सरकार यहां पे लगा दिया 2 रुपए जीएसटी। अब इसी का प्राइस हो गया 12 रुपए और ये 12 रुपए की शॉप में बिकेगी। इसी को हम कहते हैं मार्केट प्राइस और इसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। तो जब तक गुड्स विदाउट टैक्स है तब तक फैक्टर कॉस्ट है और जब टैक्स लग जाता है तो मार्केट प्राइस हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। ठीक है, इकोनॉमी बेटा ऐसी आसानी से फिनिश कर दूंगा। जब आईएएस का पेपर दे के आओगे 28 मई को बोलोगे अरे सर सब पढ़ाया हुआ पिछले 5 साल से रिकॉर्ड है बेटा। ठीक है, बच्चा पेपर दे के आता है, कोई बच्चा नहीं बोलता ये टॉपिक पढ़ाया हुआ नहीं था। ठीक है, देखो अब यहां पे जोड़ के देखो, जीडीपी मार्केट प्राइस अगर आपको निकालना है इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? जी हाँ, फैक्टर कॉस्ट मार्कर कितने का बना था? 10 रुपए का। इनडायरेक्ट टैक्स कितना लगा? 2 रुपए। मार्केट प्राइस कितना आ गया? 12 रुपए। दैट्स इट, बहुत चैलेंज ही नहीं है, खत्म। अब देखो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो उल्टा कर दो, जीडीपी मार्केट प्राइस, ठीक है, मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स। आजकल जीएसटी है ये, अप्रत्यक्ष कर ही जीएसटी है ना। तो मार्केट प्राइस क्या? तो 10 रुपए भाई, मार्केट प्राइस कितना? 12 रुपए। 2 रुपए इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो गया? 10 रुपए। ये आ गया आपका फैक्टर कॉस्ट। अब गेम में यहां तक तो समझ में आ रहा था, इसमें कोई इशू नहीं है, ऑल क्लियर, ऑल सेट। सर बहुत अच्छा समझाया, मजा आ गया, इसमें तो कोई इशू नहीं है, तो पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो गया। लेकिन सर आई हैव अ डाउट, सर हमने कहीं सब्सिडी भी सुना है इसमें। अच्छा सब्सिडी भी, चलो देखते हैं। आओ देखो क्या होता है। मान लो कि मैंने जो मार्कर बनाया था उसकी कीमत थी 10 रुपए। 2 रुपए सरकार टैक्स लगाती थी, इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि सभी प्रोडक्ट पे लगता है क्योंकि गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, 12 रुपए की हो गई। चाइना ने एक मार्कर उतारा मार्केट में, 11 रुपए का बिक रहा है, जमाजम बिक रहा है। चाइना के प्रोडक्ट है, सस्ता होगा लेकिन लोग खरीदते हैं, कोई 1 रुपए क्यों दे? बढ़िया मार्कर है वो, तो पकड़ के लिखने में ना उसमें तो सुगंध भी आ रही है मार्कर पकड़ने में उसमें बत्तियां जल रही हैं, मुंह नोचवा टाइप का लग रहा है मार्कर, लोगों को बहुत पसंद है, यही मार्कर चाहिए। अच्छा ठीक है, 11 रुपए का मार्कर बिक रहा है, मेरा मार्कर नहीं बिक रहा है। हम फोन मिलाए मोदी जी के पास कि मोदी जी प्लीज हेल्प। उन्होंने निर्मला सीतारमन को बोला भाई देखो यार दीपक सिंह को क्या प्रॉब्लम है, यार जाके देखो। निर्मला जी बोली कि आइए आइए बताइए क्या समस्या है। मैंने कहा मैडम फिनांस मिनिस्टर 11 रुपए का मार्कर चाइना ले आया है, मैं मार्कर दे रहा हूं 12 रुपए का, कोई मेरा मार्कर ही नहीं खरीद रहा है, मैं तो बिजनेस बर्बाद हो जाएगा क्योंकि आप तो 2 रुपए टैक्स लगा रहे हो। तो निर्मला जी कहती है देखो भाई टैक्स तो हम नहीं हटा सकते क्योंकि टैक्स हम लगाते हो तो सब पे लगता है। अगर मान लो टैक्स 10% है या यहाँ पे 20% लग रहा है तो 20% ऑन एवरी आइटम। अब अगर हम टैक्स को कम करेंगे, अगर हम टैक्स को कम करेंगे तो उससे प्रॉब्लम आएगी। अगर हमने टैक्स कम कर दिया तो सभी में कम हो जाएगा, हमें लॉस होगा। अच्छा एक काम करो, हम तुम्हें 1 रुपए सब्सिडी दे देते हैं। लो भाई साहब, सरकार ने 1 रुपए दे दिए, तो सरकार ने अगर मुझे 1 रुपए दे दिए तो मेरा मार्कर बना 10 रुपए का। एग्जाम्पल देख लो, 10 रुपए का मार्कर बना, सरकार ने 1 रुपए सरकार ही ने दे दिए तो मैंने इसको मार्केट में कितने का उतारा? 9 रुपए का, क्योंकि 1 रुपए तो हर मार्कर पे हमें सरकार दे रही है सब्सिडी। ठीक है, तो हमने अपने एक्चुअल प्राइस में से सब्सिडी क्या कर दी?
माइनस कर दी, 9 रुपए आ गए। और ये जो 9 रुपए मेरे पास में आए बच्चों, ठीक है, इस 9 रुपए में सरकार ने टैक्स लगाया जाकर कहीं 1.5 रुपए, क्योंकि परसेंटेज में टैक्स लगता है। मेरा मार्कर जो है मार्केट में 10 रुपए 50 पैसे में बिक रहा है, और चाइना का मार्कर 11 रुपए में। बल्ले बल्ले, हमारी तो निकल पड़ी, हम तो जी गए। ठीक है, अब देखो डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, याद रखना। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या चेंज हो जाएगी, लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, अभी आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, अब डेफिनेशन क्या चेंज होगी, लेट मी एक्सप्लेन। मजेदार है, डेफिनेशन देखो क्या होगी, जीडीपी, ठीक है, मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, कितना था फैक्टर कॉस्ट हमारा, 10 रुपए। ठीक है, मार्केट प्राइस निकालना है तो इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करो, टैक्स जुड़ेगा तब तो आएगा, तो आईटी इनडायरेक्ट टैक्स 2 रुपए प्लस करो, सब्सिडी माइनस करो भाई, सब्सिडी माइनस करो। सब्सिडी हमने कितनी माइनस की, 1 रुपए। किसने दी, मोदी जी ने। तो 1 रुपए मोदी जी ने दे दिया, सब्सिडी माइनस हो गई, तो यहां पे मार्केट प्राइस कितना आया। ठीक है, वैसे हम लोगों ने 1.5 रुपए ली थी ना सब्सिडी, वो सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स जो हम लोगों ने लिया था वो लिया था 2 रुपए। ठीक है, एक सेकेंड बच्चों, 1.5 रुपए लिया था। ठीक है, इसीलिए तो हमारा डेटा नहीं आ रहा था। देखो 1 रुपए, अब यहाँ पे हमारा एक्चुअल प्राइस कितना आ जाएगा, एक्चुअल प्राइस आ जाएगा 10.5। दैट्स इट, मामला क्लियर। ये मार्केट प्राइस आ गया। अब मान लो फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस कितना है बेटा, ले लो 10 रुपए 5 पैसे 50 पैसे ना, 10 रुपए 50 पैसे 10.5। ठीक है, अब आईटी माइनस होगा क्योंकि फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे, तो आईटी माइनस होगा इनडायरेक्ट टैक्स, तो मैंने माइनस किया 1.5 इनडायरेक्ट टैक्स माइनस, और प्लस होगा सब्सिडी। सब्सिडी मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो अगर अभी आप सब्सिडी कितनी है, 1 रुपए। ठीक है, तो अगर 1 रुपए 1.5 रुपए में करोगे 50 पैसे, 50 पैसे माइनस करोगे कितना आ जाएगा, 10 रुपए। लो, आ गया। अब डेफिनेशन कंप्लीट हुई। अब इसी डेफिनेशन में आपसे पूछेगा फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करेंगे। जब अगर फैक्टर कॉस्ट में क्या ऐड करने पे मार्केट प्राइस मिलेगा, तो ऐड करेंगे इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस करेंगे सब्सिडी। तो याद रखना, एक आपको ट्रिक बता रहा हूं, जब इनडायरेक्ट टैक्स प्लस होगा तो सब्सिडी माइनस होगी, और जब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस होगा तो सब्सिडी प्लस होगी। बाकी आपको जीडीपी मालूम ही है, तो मार्केट प्राइस निकाल रहे हो तो फैक्टर कॉस्ट में प्लस करोगे, तो अगर ये प्लस होगा तो माइनस, और अगर आप फैक्टर कॉस्ट निकाल रहे हो तो मार्केट प्राइस में माइनस होगा, और ये माइनस होगा तो वो प्लस होगा। इस प्रकार से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारी जीडीपी में फैक्टर कॉस्ट जो है, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो जाती हैं। अब एक करंट का पॉइंट, एक करंट अफेयर है। करंट अफेयर ये है कि भारत में जो जीडीपी थी ना, आपको मैं सबसे पहले कुछ फैक्ट बता दूं। एक फैक्ट आप नोट कर लो। ठीक है, मैं इसी जगह पे लिख देता हूं। ठीक है, एक फैक्ट आप नोट कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नोट डाउन, कि हमारे यहां पे जीडीपी जो है, ठीक है, जीडीपी इसका जो डेटा है रिलीज्ड बाय एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ये निकालता है। कब निकालता है, व्हेन, ठीक है, तो याद रखेंगे आफ्टर 2 मंथ, लास्ट वर्किंग डे, ऐसे लिख लेंगे, लास्ट वर्किंग डे आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, लास्ट वर्किंग डे आफ्टर 2 मंथ, ठीक है, ऑफ क्वार्टर, ठीक है, ऑफ लास्ट क्वार्टर। ठीक है, अब लास्ट क्वार्टर क्या है, वो वाला क्वार्टर नहीं, ये वाला क्वार्टर। देखो हमारे यहाँ पे जीडीपी 3 महीने की निकलती है, जनवरी फरवरी मार्च, इसे हम कहते हैं क्वार्टर 1। ठीक है, तो हमारे यहाँ फिनेंशियल ईयर कब से शुरू होता है, अप्रैल से, तो अप्रैल ले लो, अप्रैल मई जून। ठीक है, ये मान लो क्वार्टर 1 मान लो, इसको क्वार्टर 4 कर दो। फिर जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक है, क्वार्टर 2, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्वार्टर 3, और जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4। अब मान लो क्वार्टर 1 का जीडीपी डेटा कब आएगा, तो 3 महीने का जीडीपी डेटा निकाला जाएगा Q1 के नाम से।
जो अगस्त के आखिरी वर्किंग डे में आएगा, लास्ट वर्किंग डे ऑफ अगस्त। अगर 31 तारीख को भी अगस्त में का वर्किंग डे तो इस दिन रिलीज होगा। ठीक, जी हाँ। इसीलिए आप देखोगे अगस्त में, फिर अगस्त इस वाले का डेटा कब आएगा, यहाँ नवंबर में आएगा। इस वाले का डेटा कब आएगा, यहाँ फरवरी में आएगा। और इस वाले का डेटा कहाँ आएगा, यहाँ मार्च में आएगा, और लास्ट वर्किंग डे पे आएगा। इसीलिए इसको लास्ट वर्किंग डे पे इशू किया जाता है हमारे यहाँ पे। तो हम जो जीडीपी निकालते थे, जो हमारे यहाँ टाइम पीरियड बीत गया उसका निकालते थे। बट बच्चों याद रखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो करंट अफेयर है कि एडवांस एस्टिमेट ऑफ जीडीपी जो है ना वो 2016-17 में आ गया। मतलब 2016-17 में हमने पहली बार एडवांस में निकाला। एडवांस मतलब हमने एक्सपेक्ट किया, क्या, हमारे देश की कंट्री की ग्रोथ। ठीक है बच्चों, हमने अपने कंट्री की ग्रोथ को एक्सपेक्ट किया है, वो हमारा यहां पे आ जाता है। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो यहां पे एक्सपेक्टेशन किसकी, ग्रोथ की। तो हमने ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन, एडवांस एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोथ, वो हमारे यहां पे आ जाएगा। क्लियर, अभी दिमाग में घुस गया क्या? बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। एडवांस एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रोथ, ठीक है, हम यहां पे लेते हैं। जो 2016-17 में पहली बार किया, उससे पहले हम नहीं करते थे। ठीक है, उससे पहले हम नहीं करते थे। 2016-17 में हमने पहली बार एक्सपेक्टेशन लगाया ग्रोथ का, और जिसमें आपने देखा होगा 2021-22 का एक्सपेक्टेशन हमारे यहाँ पे जनवरी में इस साल 9.2% बताया गया था। ठीक है, और अभी सभी देश, हमारे जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब हमारे यहाँ पे एडवांस एक्सपेक्टेशन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो ये हमारा एडवांस जो एक्सपेक्टेशन है जीडीपी का, उसके बारे में मालूम होना चाहिए। फिर एक पॉइंट है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है बच्चों? ये बस फॉर्मूला है, आपसे फॉर्मूला पूछेगा। जीडीपी डिफ्लेटर जो है ना, वो इंडेक्स है ऑफ द प्राइस एंड मेजर्स ऑफ द प्राइस चेंज इन क्वार्टरली। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ पे जो भी प्राइस चेंज होते हैं उनको एडजस्ट करता है। जैसे अगर आपने देखा होगा, महंगाई को देखने के लिए सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स, वी विल डिस्कस इट इन द, ठीक है, नेक्स्ट क्लास। ठीक है, आफ्टर 2 और 3 क्लासेस, जब इन्फ्लेशन का टॉपिक आएगा, वी विल डिस्कस ऑन इट। ओके, बस यहाँ पे आप ये जान लो आम भाषा में कि महंगाई को निकालने के लिए, मुद्रास्फीति को निकालने के लिए, खैर मुद्रास्फीति महंगाई में बहुत फर्क है, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ठीक है, मुद्रास्फीति जो है उसके मापन के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ पे जीडीपी डिफ्लेटर जो है, ये भी इन्फ्लेशन बता देता है। जैसा कि हमने देखा नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी, आप सभी को मालूम है। नॉमिनल जीडीपी 3750 आई थी, रियल जीडीपी 3000 आई थी। इससे क्या हम निकाल के बता सकते हैं? जी हाँ। तो जब भी रियल जीडीपी, मतलब नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100 इज इक्वल टू जीडीपी डिफ्लेटर, इससे यह पता चल जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना है। ठीक है, मार्केट में इन्फ्लेशन को पता करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मान लो कोई चीज है, नॉमिनल जीडीपी 200 आई है, रियल जीडीपी 100 आई है। ठीक है, तो हमें ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि मार्केट में कितना है। मार्केट में 100% क्या है, क्योंकि 100 होगा। ठीक है, 100% क्या है, महंगाई है। अगर मान लीजिए कि नॉमिनल जीडीपी 150 है और रियल जीडीपी 100 है, तो यहां से भी हमें पता चल जाता है कि मार्केट में इन्फ्लेशन कितना होगा। तो वो हम 50 रुपये उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, जी हाँ, उसकी हम वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू से ही हमारे यहाँ पे निकलेगी। तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। तो जीडीपी डिफ्लेटर की सबसे खास बात क्या है, देखो यहाँ पे, CPI, WPI are calculated by fixing the weight of different goods and services। CPI, WPI जो है, ठीक है, वो अलग अलग गुड्स और सर्विस के वेट को देखता है। जैसे CPI जब निकाला जाता है ना, उसमें कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स हैं, WPI में लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स हैं। बट जीडीपी डिफ्लेटर क्या कहता है, एक्चुअल प्रोडक्शन, जितना भी इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगा सबकी इन्फ्लेशन बता देगा। तो कौन अच्छा है, ये ज्यादा अच्छा है। फिर वो वहां कैलकुलेट करते हैं क्योंकि अनुमान जल्दी चाहिए, लेकिन ये भी अच्छा है। और जीडीपी डिफ्लेटर में नॉमिनल जीडीपी अपन रियल जीडीपी हो सकता है, मे भी कैलकुलेशन में ऐसा हो कि कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना है। नॉमिनल जीडीपी जिसमें इन्फ्लेटेड प्राइस है अपन रियल जीडीपी इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेटर। ओके, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे दिमाग में रखना है। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे आज हम लोगों ने खत्म किया। अब इसके आगे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।